कल यानी मंगलवार 5 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पूरे होंगे। इससे पहले अब पूरा ध्यान स्विंग राज्यों की तरफ है। प्रेसिडेंट के चुनाव में इन राज्यों को स्विंग स्टेट या बैटल ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, जहां परिणाम किसी भी तरफ जा सकते हैं। बाकी राज्यों के नतीजे लगभग तय होते हैं और एटलस इंटेल के ताज़ा सर्वे के मुताबिक सभी 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप का फलरा भारी लग रहा है। चुनाव से पहले आखिरी रविवार को दोनों उम्मीदवारों रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस ने जोरदार प्रचार किया। जहां कमला हैरिस का जोर डर, नफरत और अशांति से मुक्ति के लिए वोट की अपील की, वहीं ट्रंप ने भड़काऊ शैली में डेमोक्रेट्स को शैतान बताया और अपने खिलाफ तमाम तरह की साजिश की बात की। इसी बीच इस बात की आशंका भी बढ़ती जा रही है कि अगर ट्रंप की हार हुई तो क्या वे इसे स्वीकार करेंगे। ट्रंप अभी तक ऐसे सवालों के जवाब देने से बचते रहे हैं। बार बार चुनाव में गड़बड़ी की आशंका भी वो जता रहे हैं। अमेरिकी चुनाव का ताजा हाल वॉशिंगटन डीसी से बता रहे हमारे सहयोगी संजय सूरी। कड़ा मुकाबला चल रहा है, कठिन मुकाबला चल रहा है। इलेक्शन सर पे आ गई है, लेकिन कुछ निश्चित नहीं कि कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। बहुत ज़बरदस्त टक्कर है। देखा जाए तो अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, लेकिन माना जाता है कि 50 में 43 में लगभग निश्चित है कौन जीतेगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो कैलिफोर्निया में माना जाता है कि डेमोक्रेट ही जीतेंगे, कैंसस में माना जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी ही जीतेगी। तो बाकी बची 7 स्टेट, इन्हें कहा जा रहा है स्विंग स्टेट या बैटल ग्राउंड स्टेट। स्विंग स्टेट क्योंकि यहाँ पर जो है नतीजा इधर से उधर स्विंग हो सकता है, बैटल ग्राउंड क्योंकि युद्ध यही है। ये 7 स्टेट हैं। उत्तर में आप देखें तो विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया। पूर्व में है जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना। दक्षिण में पश्चिम की ओर हैं नेवाडा और एरिज़ोना। यहाँ पर दोनों पार्टियों का पूरा जोर है। जो लीडर्स के दौरे हैं यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, खर्चे यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों को मनाने की कोशिश यहाँ ज़्यादा ज़ोर से की जा रही है। तो इन पर अब निर्भर है कि ये किस तरह वोट डालेंगे, किसे भेजेंगे व्हाइट हाउस, किसे बनाएंगे राष्ट्रपति। और अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कमला हैरिस जहां फ्री वॉइस पर जोर दे रही हैं, ट्रंप अमेरिका को फिर से ग्रेट पावर बनाने की बात कर रहे हैं। As president, I will do everything in my power to end the war in Gaza. To bring home the hostages, end the suffering in Gaza, ensure Israel is secure, and ensure the Palestinian people can realize their right to dignity, freedom, security, and self-determination. And so in these final hours, let us remember that there is power in knowing that we are together, and let us remember that your vote is your voice, and your voice is your power. With your vote on Tuesday, I will end inflation. I will stop the invasion of massive numbers of criminals coming into our country. Thank you very much, Kamala and Joe. And I will bring back the American dream, and we'll bring it back stronger than ever before. But this is all you need to know. Kamala broke it, and we will fix it, and we're going to fix it fast. Every day, they're talking about extending hours and stuff. Who ever heard of this stuff? We should have one-day voting and paper ballots. और यूएस इलेक्शंस पर बात करने के लिए हमारे साथ है द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। क्या इस बार कांटे की टक्कर है या पलड़ा किसी तरफ झुका हुआ है? आपको क्या लगता है और क्यों लगता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि पलड़ा ट्रंप के फेवर में है। एक जो ग्राउंड स्वेल अमेरिका में दिख रहा है। इनफैक्ट न्यू इंडियन के रिपोर्टर रोहन दुआ
यूएस में उन्होंने काफी कवरेज की। और जो रिपोर्टाज मैं देख रही हूँ, जो सेंटिमेंट और मूड देख रही हूँ, वो ट्रम्प के फेवर में दिख रहा है। उसकी कई सारे वजह है। पहली वजह ये है कि ट्रम्प एक बहुत बड़ा जो सेक्शन जिसको कोई फायदा नहीं हुआ, जो डेमोक्रेट्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज रही है, आज से नहीं काफी अरसे से जो रही है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो जिसको हम रेडनेक एरिया कहते हैं, या जो लोग उतने एलीट क्लास के नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वर्किंग क्लास को जो बिलोंग करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में थे, उन लोगों को ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनकी नौकरियां गई, उनको उस तरह से जो सर्विसेज मिलनी चाहिए थी वो हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते। और ओवरऑल पिछले 4 साल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जहां की कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी, उसमें इन्फ्लेशन की वजह से इसी एक तबके को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। यही एक तबका है जो मागा, जिसकी बात आप कर रहे थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इस चीज में इसलिए विश्वास कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि डेमोक्रेट्स की जो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी रही है वो गलत रही है, और उसका बेनिफिट एक जो वर्किंग क्लास को था वो नहीं मिला। दूसरा इसमें ये बड़ा फैक्टर है कि कमला हैरिस और जो बाइडेन की जो मिलके एक नीति रही इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में, जिन्होंने खुले आम से इलीगल इमिग्रेंट्स को आने दिया, ये सोच के कि वो उनका वोट बैंक बनेंगे, और उसकी वजह से जो नेटिव, जिसको हम नेटिव अब कहते हैं, लेकिन नेटिव कभी एक समय ये था अमेरिका में नेटिव इंडियंस, जिनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। जो पिछले 30-35 साल में हम देख रहे हैं, जो व्हाइट क्रिश्चियन बेल्ट है, वो बाकी जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको आउटसाइडर्स देख रहे हैं, उनको आउटसाइडर्स मानते हैं, और उनकी वजह से भी उनकी जो लो लेवल जॉब्स होती थी, जो वर्किंग क्लास की जो जॉब्स होती थी, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को जा रही है। उससे भी उनको काफी नुकसान हो रहा है, और वो इसमें कमला हैरिस और जो बाइडेन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हैं। तीसरी ठीक है। जी। बात यह है कि कमला हैरिस का, अगर आप जितने भी सबसे बड़ी बात कि वो किसी भी प्राइमरी जो प्रोसेस होता है, यूएस इलेक्शंस आप जानते हैं कि प्राइमरीज होते हैं अपनी अपनी पार्टीज के, जैसे ट्रम्प ने कई सारे इलेक्शंस जो प्राइमरीज के लिए हुए, उनमें कितने सारे कैंडिडेट्स थे, उनको हरा के वो चुन के आए हैं रिपब्लिकन्स की तरफ से। लेकिन कमला हैरिस जो है, उन्होंने कोई प्राइमरीज का कंटेस्ट नहीं किया। इनफैक्ट कू डिटेक्ट जिसको कहते हैं, एक कू से इंटरनल कू जो हुआ कि जो बाइडेन की तबीयत खराब रही और वो बुढ़ापा है, सिनाइल हो गए हैं, वो सारा जो नैरेटिव चला, उसकी वजह से कमला हैरिस को कोई टेस्ट नहीं देना पड़ा, और वो लगभग जो है वो टॉप डाउन अप्रोच से वो कैंडिडेट बन गई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डेमोक्रेट्स की। तो जी। उसमें क्या इशू है कि डेमोक्रेट्स के अंदर भी कई सारे लोग जो है वो इस बात से खुश नहीं है। डेमोक्रेट्स सिंपैथाइजर, सपोर्टर जो है वो इस बात से खुश नहीं है कि कमला ने अपनी कोई कॉम्पिटेंस नहीं दिखाई, कोई एबिलिटी नहीं दिखाई। इनफैक्ट जो उनके डिबेट्स भी ट्रम्प के साथ जी, हुए, जी। वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही उनकी। जितने भी अभी रैलीज वो अटेंड करती हैं, उनका सब्सटेंस कम है। वो ये नहीं जी, जी, बता जी। पाती कि वो जो टैक्सेस है, टैक्सेशन जो वो कम कैसे करेंगी, वो ये नहीं बताती कि वो इन्फ्लेशन कैसे कम करेंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो डेमोक्रेट्स, जो लिबरल कंस्टिट्यूएंसी, लिबरल वोक सपोर्टर्स हैं, कि कमला हैरिस प्रिजाइड किया उन्होंने एज वाइस प्रेसिडेंट, दो वॉर्स जो हो रहे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में मासूम बच्चे, महिलाएं गाजा में मारी गई, यूक्रेन में मारे गए मासूम लोग। तो वो एक बहुत ही गुस्सा जो एक इस टाइम हम यूएस में देख रहे हैं, लिबरल्स के साइड पे भी और कंजर्वेटिव्स के साइड पे भी। तो अगर आप देखें, कमला हैरिस ने मैनेज किया है कि दोनों साइडों को वो नाराज कर चुकी है।
जी, तो जैसा आप बता रहे हैं मुद्दे लगभग वही हैं जो ट्रंप के पिछले इलेक्शन से पहले थे और उसमें कुछ रीसेंट चीज़ें जुड़ गई हैं। बट इसके अलावा ट्रंप और हैरिस का कंपैरिजन, लेकिन ये बताइए कि ट्रंप और हैरिस दोनों में अगर ट्रंप जीतते हैं और अगर हैरिस जीतती हैं, भारत के लिहाज से, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है कि इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है वो पिछले 4 साल में बहुत चैलेंजिंग रहा, जो बाइडेन और कमला हैरिस की लीडरशिप में। और जिस तरह से इन दोनों ने हैंडल किया है इंडिया को, बहुत अच्छी कोई मिसाल कायम नहीं की है। हमने देखा कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ केस वहां फाइल हुआ। हमने देखा कि जो पन्नू और निज्जर वाला केस है कनाडा से जुड़ता हुआ, उस पे भी यूएस ने लगातार खालिस्तानियों का सपोर्ट किया है। और ये ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में भी, ट्रम्प के आने के बाद भी, बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा, एक स्मूथ राइड नहीं होगी। क्योंकि यूएस का जो, अगर आप देखें, जो डॉक्यूमेंट, जो उनकी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी का जो एजेंडा है कि वो चाइना को सबसे अपना बड़ा थ्रेट मानते हैं, उसमें वो इंडिया की पार्टिसिपेशन चाहते हैं कि वो चाइना को कन्फ्रंट करे। इसलिए इंडिया का उन्होंने साथ क्वाड में भी मांगा, जो कि एक मिलिट्री ग्रुपिंग नहीं बन सका और हुँ, नहीं हुँ। बन सकता है। और ये भी नहीं हो सकता है कि इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट छोड़ के अमेरिका के जो जितने भी कन्फ्रंटेशनल इश्यूज है चाइना के साथ या बाकी दुनिया के साथ, उसमें हुँ, हुँ। इंडिया उनका साथ दे। क्योंकि हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है, हर मुल्क अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से चलता है। जी, जी, तो जी, जी। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ट्रम्प के आने से ओवरऑल यूएस की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो सकती है। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। ग्लोबल वर्ल्ड में लिबरल और कंजर्वेटिव्स अब लगभग पूरी दुनिया में हैं, इसलिए अमेरिका का चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आप जिस भी कैंप में हैं, उस कैंप से आप देखते हैं कि जो सबसे मजबूत, जो सबसे ताकतवर देश नज़र आता है, वहाँ क्या होता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अमेरिका चुनाव के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। आज के बाजार की बात करते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत बिकवाली के साथ हुई। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज़्यादा गिरकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 942 पॉइंट गिरा, निफ्टी 309 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। और बाकी डिटेल समझते हैं यतिन मोता से। बताया यतिन, क्या खास बात रही आज के बाजार में? देखिए, बाजार की हाइलाइट्स की बात करें तो ग्लोबल संकेतों के विपरीत आज बाजार में एक जबरदस्त बिकवाली का माहौल रहा। निफ्टी 24,000 के नीचे चला गया, जो एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था। और जैसे कि आप कह रहे थे कि जो ओवरऑल सेक्टर्स हैं सारे के सारे आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। अगर हम सरकारी बैंक्स की बात करें तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक इंट्राडे यहाँ देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट, एनर्जी, मीडिया और ऑटो सेक्टर में आपको काफ़ी अच्छी बिकवाली ऊपर के लेवल से आती हुई नज़र पड़ी। और अगर हम जनरल बात करें ऑटो क्षेत्र की, तो अच्छे नंबर्स के बावजूद भी यहाँ बिकवाली और प्रॉफिट टेकिंग आपको हावी दिखी। मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हावी थी। इनफैक्ट बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:5 था, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 5 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई पड़ रहे थे। और स्टॉक्स और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें यतिन, तो कहाँ क्या दिखा? देखिए, अगर हम निफ्टी कंपनियों की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा शानदार एसयूवी सेल्स के बाद यहां आपको जबरदस्त गेन आते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट एमएनएम मार्केट का टॉप गेनर था, 2% की तेजी। इसके अलावा टेक महिंद्रा, सिप्ला और सरकारी बैंक्स जैसे कि एसबीआई, यहां खरीदारी का माहौल आपको दिखा। फ्लिप साइड पे ऑटो नंबर अच्छे होने के बावजूद हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में मुनाफा वसूली, 4% की गिरावट। ग्रासिम, बजाज ऑटो और अदानी पोर्ट जैसे शेयरों में भी आपको 2 से 4% के बीच की मंदी दिखी। अगर हम स्टॉक्स जहां अच्छा एक्शन था मिड कैप में उसकी बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर, सुंदरम फाइनेंस, एनएमडीसी अच्छे मंथली नंबर्स दिखाने के बाद, और डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर्स में 2 से 4% के आसपास की तेजी रही। हालांकि जो सरकारी कंपनीज हैं, पीएसयू, डिफेंस स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स हैं, यहाँ 5% की औसतन बिकवाली आपने देखी। इसके अलावा एफएनओ में वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी गिरावट देखी, और सोलर इंडस्ट्रीज में भी ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली रही।
शुक्रिया यतिन। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सोंथालिया ने सीएनबीसी आवाज़ के साथ खास बातचीत में कहा कि इस समय लार्ज कैप में ज़्यादा कंफर्ट दिख रहा है। साथ ही मनीष सोंथालिया ने यह भी कहा कि कंज्यूमर सेगमेंट में गिरावट की वजह से नतीजों पर असर दिखा है। 2020 से 2024 में फिस्कल डेफिसिट जो है ग्रोथ को सस्टेन कर रहा था। अब वो फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है वो काफी रिड्यूस हो गया है FY25 के बजट में। तो क्या है कि ये सब आपको देखने को मिल रहा है बैंकों की जो डेलिंक्वेंसीज हो रही हैं, क्योंकि हाउस होल्ड लेवरेज जो बढ़ा हुआ था 2020 से 24 तक वो अब सडनली कम होने को है, तो डिफॉल्ट हो रहे हैं। फिर आपकी कंज्यूमर सेक्टर में कोई ग्रोथ है नहीं। रूरल कंज्यूमर पहले ही प्रॉब्लम में था, अर्बन कंज्यूमर नया एक प्रॉब्लम क्रिएट हो दिखता हुआ दिख रहा है। तो कंजम्पशन तो हैज फॉलन ऑफ द क्लिफ। डिलिंक्वेंसीज टायर 2 बैंक्स वगैरह में हमको देखने को मिल रही है। इस समय बेसिकली यही है कि ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सा जो फ्रॉथ है वो कम होगा और लार्ज कैप में ज्यादा कंफर्ट है। इंडेक्स बहुत ज्यादा यहाँ से गिरता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि बैंक्स, आईटी जो कि मेजरली आपके इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स है और वैल्यूएशंस और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंड्यूसिव है, यहाँ पर इन्फ्लोज होने की गुंजाइश है और यहाँ पर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस होने की गुंजाइश है बनिस्बत ब्रॉडर मार्केट्स में, जो कि लास्ट 2-3 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स बने और इस साल हो सकता है कंसोलिडेशन पीरियड हो। और मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के और आगे बात करते हैं एफआईआईज की बिकवाली पर निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहना है बीएसई के मेंबर रमेश दमानी का। मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर दमानी जी ने कहा कि एफआईआईज ने भारत में निवेश का सिर्फ 1% हिस्सा बेचा है। साथ ही उन्होंने डिजिटल इंफ्रा और वैक्सीन से जुड़ी फार्मा कंपनियों में निवेश की सलाह दी है। The FIs own about 800 billion worth of equity in India. 800 billion. They've sold 10 billion, about 1% of that. So that is their right. I don't think we should begrudge them. Lete hain, bechte hain, market becomes healthy because of that. So I'm not at all concerned with the fact that they sold 10 billion. That is their right to have sold it. And why should we tell them after putting 800 billion and they've taken 1% out? Why are we getting angry about that or why are we getting upset about that? मैंने जैसे बता चुका हूँ कि जो 2 थीम मुझे पसंद है ये साल में, एक जो थीम है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम है। जो इंडिया में हो रहा है डिजिटल में शायद कोई देश में नहीं हो रहा है। नॉट ओनली विल इट एक्सपैंड इन इंडिया, फॉर एग्जांपल ONDC, पैन इशुएंस, eKYC, आधार कार्ड, that will now spread to other countries also. Plus I think they will take market share away from physical money transactions. Then the number of mid-cap companies in the pharma space that are looking to develop absolutely novel vaccines for dengue, for example, vaccines for breast cancer, vaccines or pills for antibiotics. So I think that will be a promising thing, because for the first time we are not reverse engineering or making only generic things. We are also doing intellectual property work, and these companies are surprisingly still in the mid-cap pharma space. और अक्टूबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े अनुमान से अच्छे रहे। अक्टूबर के ऑटो बिक्री के आंकड़े बताने के लिए जुड़ रहे हैं फिर से यतिन मोता। यतिन बताएं। तो ट्रेंड तो बता रहे हैं कि फेस्टिव सीजन सेल्स का जो होलसेल नंबर है वो ठीक ही ठाक रहा है, बाजार के अनुमान से बेहतर ही प्रदर्शन रहा है। M&M की बात सेपरेटली करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो ऑटो नंबर्स आए, यहाँ जो 2 व्हीलर की सेल्स है वो काफ़ी शानदार रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो यहाँ रिकॉर्ड सेल्स आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट जो फेस्टिव सीजन सेल्स है यहाँ 14% की आपको वृद्धि देखने को मिली है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 18% की अक्टूबर के महीने में सेल्स बढ़ी है। 6.69 लाख यूनिट्स की बिक्री आपको होती हुई दिखाई पड़ी है। अगर हम TVS मोटर्स की भी बात करें तो यहाँ भी अच्छी सेल्स रही है। अक्टूबर की सेल्स 14% बढ़ी है। और अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स की बात करें तो 45% की ज़बरदस्त ग्रोथ। बेस छोटा है लेकिन हाँ 45% की ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिली है। रॉयल एनफील्ड लगभग 90,000 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था, लेकिन 1,10,000 यूनिट्स की बिक्री का आपको फिगर आता हुआ दिखाई पड़ा है। 31% की ज़बरदस्त सालाना ग्रोथ आपको अक्टूबर महीने में दिखाई पड़ी है आइशर मोटर्स के लिए। 4 व्हीलर्स की बात करें तो स्मॉल कार सेगमेंट में दिक्कत है। इसके लिए हंडे की बात करें तो 2% की बिक्री केवल हुई है। मारुति की बिक्री केवल 4% बढ़ी है। 2,06,000 यूनिट्स के आसपास इन्होंने बेचे, लेकिन अनुमान से बेहतर है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है देखना कि जो 4 व्हीलर सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस आई है। और टाटा मोटर्स की बात करें तो CV सेगमेंट्स में थोड़ा दबाव है।
लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल सेल्स की तो 81,000 यूनिट्स के आसपास बिक्री आई है, अनुमान के मुताबिक ही आई है। तो ओवरऑल जो सेल्स नंबर्स आए हैं हाल फिलहाल अक्टूबर के महीने के फेस्टिव सीजन के, वो ठीक ठाक रहे हैं। शुक्रिया यतीन। और फेस्टिव सीजन में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। पिछले साल के मुकाबले फेस्टिव सेल्स में 23% का इजाफा देखने को मिला है। कारोबारियों की निगाहें अब वेडिंग सीजन पर हैं। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या कहते हैं आंकड़े? बिल्कुल, देखिए फेस्टिव सीजन में लोगों ने जमकर खरीदारी की है और जो बिक्री का आंकड़ा है वो 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसमें अगर बात करें ऑनलाइन सेल, जिसमें खासतौर से फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए सेल हुए, जिसमें लगातार बिग बुलियन डे और ग्रेट इंडिया फेस्टिवल चल रहा था, इसमें जो बिक्री है करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। ये पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। इसमें खासतौर से देखें तो सबसे ज्यादा बिक्री स्मार्टफोन, कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हुई है। वहीं अगर हम ऑफलाइन सेल की बात करें तो जो CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड है, उसने जो डाटा दिया है उसके मुताबिक जो लोकल शॉप्स हैं वहां पर जो बिक्री हुई है वो 4.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की हुई है। तो ये कुल मिलाकर जो आंकड़ा है ये 5 लाख करोड़ के ऊपर का बैठता है। अगर हम बात करें तो कारोबारी इससे बेहद उत्साहित हैं और चूंकि वोकल फॉर लोकल को खूब तरजीह दी गई है, इसलिए अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो आगामी जो वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है 11 नवंबर से, उसमें जो CAIT का आंकड़ा है उसके मुताबिक 48 लाख के करीब शादियां होने वाली हैं, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर जो पूरा फेस्टिव सीजन चल रहा है उसमें लोगों ने दिल खोलकर खर्च किया है और जमकर खरीदारी की है। शुक्रिया आलोक। और FNO गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप्स गुरुकुल। दिवाली के इस खास मौके पर हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। इसमें वेबिनार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझेंगे, साथ ही उसकी चुनौतियों और उससे निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। नए एंटरप्रेन्योर्स को के लिए मौका होगा ये जानने समझने का कि आइडिया कैसे डेवलप किया जाता है, उसे कैसे पेश किया जाता है। सबसे बड़ी बात, फंड कैसे जुटाए जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट को कैसे इम्प्रेस करना है, इन सब के गुर सिखाएंगे आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर, वेंचर कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ आपके अपने अनुभव साझा करेंगे ताकि आप उनके सक्सेस फेल्योर से कुछ सीख सकें, सबक ले सकें। एक दिन का ये वेबिनार नए स्टार्टअप्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने कहा है कि रोक के बावजूद पटाखे जलाए गए हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले को लेकर के सुनवाई भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों के ऊपर बैन लगाया गया, इसके बावजूद दिवाली के ऊपर बहुत सारे पटाखे बजाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर दोनों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग पटाखे बजाते हैं, जो स्टोर करते हैं, उनके परिसर को सील करने के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पटाखों के ऊपर बैन है, इसको स्थायी करने के ऊपर भी काम किया जाए, ताकि अगली बार जब हम इस बैन के बारे में बात करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से ठीक से हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा है। इसके साथ साथ जो हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ जो पंजाब सरकार है उसने केंद्र सरकार से पराली प्रबंधन के लिए फंड देने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप 2 हफ्ते के अंदर इनकी मांग के ऊपर विचार करें। अब सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले की सुनवाई 14 नवंबर को दोबारा से करेगा। शुक्रिया असीम। और दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक प्रदूषण का कहर बरकरार है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार 5 दिनों से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिवाली के बाद स्थिति और बदतर हो चुकी है। आलम यह है कि आज सुबह
दिल्ली का औसत AQI 373 था, जिसमें आनंद विहार में सबसे ज्यादा 434 दर्ज किया गया। और दिल्ली की हवा पानी दोनों खराब है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है। छठ से पहले जमुना जहरीली हो गई है, जायजा लिया रोहन सिंह ने। ये है छठ पूजा से ठीक पहले यमुना नदी का हाल। दिल्ली में यमुना प्रदूषित है, टॉक्सिक है और इतनी ज्यादा जहरीली है कि यहाँ पूजा मनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। नतीजा ये, इससे सटे हुए जगह पे एक अलग टेम्पररी घाट बनाए गए हैं। फिलहाल यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा दूं, कहीं फूल मालाएं हैं, कहीं पॉलिथीन है, कप्स हैं, तमाम तरह के कचड़े, और इन सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ पे जो पानी में घुला हुआ टॉक्सिक केमिकल है वो इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। और काफी दूर तक दुर्गंध यहाँ पे नदी की तरफ से आ रही है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पूजा करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। पानी में खड़े होके अर्घ देना भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसमें खड़े होते हैं तो कई तरह की बीमारियां, स्किन से जुड़ी जो डिजीज हैं वो हो सकती हैं, इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहाँ पे एक बैरियर बनाया गया है और उसके दूसरी तरफ छठ पूजा की तैयारियां की जा रही है। एक टेम्पररी घाट बनाया जाएगा, पानी वहां पे अलग से डाला जाएगा, तो लोग भले ही नदी में आएंगे अर्घ देने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन नदी की हालत ऐसी है कि यहाँ पूजा नहीं कर सकते। इसलिए एक अलग से घाट बनाया गया है, एक आर्टिफिशियल घाट यहाँ पे बनाया जाएगा। फिलहाल तमाम कोशिशों के बाद, तमाम दावों के बाद भी हर साल की स्थिति यही होती है। छठ पूजा से ठीक पहले नदी के जो सफाई के तमाम वादे किए जाते हैं वो सभी झूठ पाए जाते हैं। आपने कई इस तरह की तस्वीरें देखी होगी जो फ्रॉथ या झाग बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये किया जा रहा है कि एंटी फोम एजेंट यहाँ पे पानी में मिलाया जा रहा है, ताकि पूजा के समय आपको यहाँ पे झाग नहीं दिखाई देगा। अलग अलग जो इलाके हैं यमुना के दिल्ली में, वहां पे ये एजेंट मिलाए जा रहे हैं, लेकिन पानी फिर भी टॉक्सिक है, काफी ज्यादा खतरनाक है और पूजा योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब रुख करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के गढ़वा में चुनावी शंखनाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रोटी, बेटी और माटी की पुकार का नारा दिया और जेएमएम कांग्रेस की सरकार पर जमकर वार किए। पीएम ने कहा कि बीजेपी जो वादे करती है उसे पूरा करती है, जबकि कांग्रेस के झूठ से हिमाचल और तेलंगाना जैसे राज्यों के लोग भी त्रस्त हैं। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है उससे तो कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। चुनाव में मुफ्त के वादों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या मुफ्त के चुनावी वादे राज्य सरकारों पर पड़ रहे हैं भारी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।